सबसे पहली खबर अल्मोड़ा से, जहां पर भिकियासैंण बासोट रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते अचानक से पत्थर गिरने लगे। वहां से गुजर रहे लोग भी डर गए। हल्के पत्थर पहले आते हैं, फिर तेजी से पत्थरों की बरसात होने लगी। वहीं इन्हीं पत्थर की चपेट में आने से पीपल गांव का रहने वाला एक शख्स भी इसकी चपेट में आ गया, जो कि देर शाम को अपने घर की ओर जा रहा था। पत्थर लगने से शख्स घायल हो गया, जिसे किसी तरह वहां से गुजर रहे राहगीरों ने निकाला। इलाज के लिए भिकियासैंण के प्राथमिक केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। रामनगर का चुकम गांव इस बारिश में फिर से खतरे की जद में आ गया है। कोसी नदी में बढ़े हुए जलस्तर से भूकटाव हो रहा है और भूकटाव में गांव के 2 मकान कोसी के तेज बहाव में बह गए हैं, जबकि तीसरे घर पर भी खतरा मंडरा रहा है। कोसी किनारे रहने वाले लोगों ने भूकटाव को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है। कोसी बैराज में इस समय 40,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी बह रहा है। दोपहर में करीब शाम को 5 बजे के दौरान पानी का जलस्तर बढ़ने से चुकम गांव के हमारे 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये मकान भी किनारे पर ही थे और पहले से उनको मौका निरीक्षण करने पर उनको बताया भी गया था कि आप उसको बरसात के दौरान खाली करके चले जाएंगे। तो अभी संज्ञान में आया है कि वो लोग उस घर में चले गए हैं। हालांकि हमने स्कूल में व्यवस्था कर रखी है। उधम सिंह नगर में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहने वाली ज्यादातर नदियां और जलाशय लबालब भर चुके हैं। अब लोगों के लिए दिक्कतों का ये सबब बन रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से खेतों का कटान हो रहा है और कई बस्तियों में जलभराव की हालत बन चुकी है। प्रशासन की तरफ से लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सुरक्षित जगहों पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार के लक्सर में भारी बारिश की वजह से खासा नुकसान हुआ है। कई जगहों पर जलभराव हुआ, कुछ जगहों पर भूकटाव भी हुआ। सीएम धामी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लेते हुए नजर आए और सीएम धामी ने लक्सर में स्थलीय निरीक्षण किया, प्रभावित लोगों से मुलाकात की। सीएम धामी ने प्रभावितों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। सीएम ने कहा कि सरकार प्रभावितों के साथ है, हर कीमत पर प्रभावितों को मदद करेगी। इस समय आपदा की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर है, जहाँ भी आपदा की स्थिति है वहाँ पर हमारा प्रयास है कि हमारे जनप्रतिनिधि पहुँचे, हमारा शासन प्रशासन सभी पहुँचता है। ऐसी स्थिति में हम सभी जो भी आपदा से प्रभावित हो रहे हैं, जलमग्न जहाँ भी क्षेत्र हो रहा है या भूस्खलन हो रहा है, उन सभी के साथ हम हैं। हर प्रकार से हर संभव हमारा प्रयास होगा सभी आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद मिले। नैनीताल में लगातार बारिश जारी है। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नैनीताल की तराई में बाढ़ का खतरा है। मुकेश्वर के भालूगाड़ नाले में पानी का बहाव खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। पोखराड़ नाले समेत कई बरसाती नाले में इस कदर पानी आ चुका है कि निचले इलाकों के लिए ये खतरा बन रहा है। हालांकि प्रशासन ने तेज बारिश के चलते नदी नालों के किनारे बसे लोगों से हटने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। तेज बारिश के चलते कई गाँव की सड़कों की हालत खराब है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ में सफर करना मुश्किल हो रहा है। मंगलवार को बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच भूमरागढ़ के पास अचानक से पहाड़ी से नीचे मलबा आने लगा। इस बीच एक कार मलबे की चपेट में आ गई, दलदल में फंस गई। मलबा इतना ज्यादा था कि कुछ देर तक कार मलबे में घूमती रही। गनीमत ये रही कि कार गड्ढे में नहीं गिरी। बाद में किसी तरह कार को निकाला गया। वहीं रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में ही भूधंसाव के चलते शटल पार्किंग लगातार धंसने लगी है। रोड पर बड़ा गड्ढा होने की वजह से 2 गाड़ियां भी गड्ढे में जा गिरी। बगल में ही अलकनंदा नदी के बहने के चलते हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं, क्योंकि अगर ज्यादा धंसाव होता है तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। चंपावत के डीएम मनीष कुमार की गाड़ी पहाड़ी से आए मलबे की चपेट में आ गई। डीएम ने जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। दरअसल डीएम सड़कों की स्थिति का जायजा लेने निकले थे, लेकिन इस दौरान अमोड़ी सिप्टी रोड पर उनकी गाड़ी को मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन डीएम को सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षित गाड़ी से निकाल लिया। मलबे से पटी गाड़ी को निकालने के लिए जेसीबी की मदद भी लेनी पड़ी है।
रामनगर में 2 हाथियों की नदी में बहने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मोहान और कुमेरिया के बीच का बताया जा रहा है। वीडियो में 2 हाथी कोसी नदी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गजराज जल्द ही नदी के किनारे पर आ जाते हैं। ये वीडियो वहां से गुजर रहे कुछ ग्रामीणों ने बनाया है। हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाली नेशनल हाईवे पर 2 गांव के पास अचानक पहाड़ी से कार पर बड़ा बोल्डर गिर गया, लेकिन गनीमत ये रही कि सही समय पर कार सवार गाड़ी से बाहर निकल गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहाड़ी से कितना बड़ा बोल्डर कार पर गिरा है। गनीमत रही कि बोल्डर कार के बीच में नहीं गिरा। हल्द्वानी में गौला नदी लगातार रौद्र रूप धारण कर रही है। गौला का रौद्र रूप देखकर ऐसा लग रहा है मानो गौला अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर के चलते हल्द्वानी शहर के लिए ये एक बड़ा खतरा बनती जा रही है, क्योंकि नदी लगातार अपने किनारों को काटते हुए अब शहर की तरफ रुख मोड़ रही है। देखिए, आम दिनों में सूखी और वीरान रहने वाली ये गौला नदी इन दिनों अपने उफान पर है। नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। गौला का जल स्तर 50,000 क्यूसेक के आंकड़े को पार कर चुका है। काठगोदाम बैराज से निकलकर गौला का ये उफान काठगोदाम रेलवे स्टेशन, हनुमान मंदिर, आर्मी कैंट, राजपुरा, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और गौला पुल होते हुए लालकुआं, शांतिपुर के कई इलाकों को काट रहा है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा चुका है। 1993 में एक बार ऐसे ही पानी चला था और पुल के लेवल तक चल रहा था बिल्कुल। और इस बार भी आसार कुछ, अगर बारिश ऐसी रहती है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान द्वारा अगर ऐसे आसार रहे तो फिर ये पानी फिर वैसे ही हिट करेगा जैसा 1993 में था, और इसकी स्थिति और भयावह हो सकती है। अब ये स्थिति कैसा लग रहा है कि ये रेलवे लाइन की तरफ को हिट कर रहा है और पुल की तरफ को भी ये इसका मार बहुत ज़्यादा लग रही है, शहर की तरफ को। तो डर लग रहा है? हाँ, तो डर तो ऑब्वियसली लगना ही है, क्योंकि स्थिति जरा खतरनाक ही है सर। गौला तेजी से अपना रास्ता बदल रही है और इसकी जद में सबसे ज्यादा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, गौला पुल की अप्रोच रोड और गौला पुल है। इन तीनों की बुनियाद को गौला नदी का उफान खोखला कर रहा है। तो कल भी हमने काफ़ी लोगों को, चाहे वो गौला के आसपास हो, चाहे रक्सिया और कलसिया के या देवखड़ी के आसपास हो, सभी को हम लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया था। और आज भी अपील कर रहे हैं कि जो भी सुरक्षित स्थानों पर हैं, चाहे वो नदी के आसपास हो, नालों के आसपास हो, तो हमने व्यवस्था कर रखी है। दूसरी तरफ सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गौला नदी की स्थिति पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 मीटर ऊंचाई में सिल्ट का डिपोजिशन बीच में हो गया है। ऐसे में जब ज़्यादा पानी आता है तो वो किनारों को पकड़ता है और दोनों किनारे काटता है। जैसा आप देखिए, स्टेडियम की तरफ भी कटा हुआ है, रेलवे की तरफ भी कटा हुआ है। जब तक ये बीच का मलबा नहीं हटाया जाएगा तब तक समस्या हल नहीं होगी। दरअसल गौला नदी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों के जल स्रोतों से निकलने वाली एक नदी है। बरसात के दिनों में ये नदी रेत के साथ ही बड़े बड़े बोल्डर लेकर आ रही है। पानी की स्पीड ज़्यादा होने के कारण इसकी कटान करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ गई है। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। ये सामने आप देखिए कि जो गौला की अप्रोच रोड है वो पूरी तरीके से हिट कर दी है, और सामने जो रेलवे स्टेशन का इलाका है वो रेलवे स्टेशन का इलाका है, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का इलाका, और बिल्कुल करीब उसके गौला पहुंच चुकी है। वो देखिए आप गौला बिल्कुल कितने करीब है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के, और एक तरीके से गौला ने जो अपना पूरा रुख है वो मोड़ लिया है और हिट कर रही है गौला इस गौला पुल को। गौला नदी है वो एक बड़ा खतरा जो है वो हल्द्वानी के लिए पैदा कर रही है, और जिस तरीके के बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग लगा रहा है उससे चिंता और ज्यादा बढ़ने वाली है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिले इन दिनों टापू में तब्दील हो गए हैं। असल में इन जिलों को जोड़ने वाले अहम हाईवे जगह जगह पर बंद पड़े हैं। इन हाईवे के बंद होने से जहां जरूरी चीजों का संकट खड़ा होने लगा है, लाखों की आबादी को भी जेब पर ज्यादा ढीली अब इनको करनी पड़ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुमाऊं के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर इन दिनों शेष दुनिया से कटे नजर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि जहां अल्मोड़ा और बागेश्वर के लिए क्वारम अभिशाप बन गया है,
वहीं चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन ऑल वेदर रोड खुद अपने नाम को ही चिढ़ा रही है। ऑल वेदर रोड बीते 4 दिनों से पूरी तरह बंद है। स्वाला की पहाड़ी एनएच के लाख दावों के बाद भी ठहर नहीं पाई है। वहीं बाराकोट और घाट बैंड में भी पहाड़ियां लगातार दरक रही हैं। और जो भाड़ा 90 रुपए कुंटल था वो 160 रुपए कुंटल आ रहा है। और जो आज पैसेंजर आए हैं कल परसों से वो 800 रुपए किराए में आए हैं एक आदमी, जबकि 400 रुपए किराए में आते थे आज तक। अब वो भी रेट 800 रुपए हो गया है। तो इससे जो है प्रभाव पूरे व्यापार में, टूरिज्म में और होटलों में सभी व्यवसाय जो है बिल्कुल खत्म हो। इसमें बरसात से काफ़ी आने जाने के लिए लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और जिसमें पत्थर आने की इतनी संभावना है कि अगर ऊपर आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। स्वाला, क्वारब और घाट की पहाड़ियां सालों से दरक रही हैं। बावजूद इसके अभी तक इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। ये बात अलग है कि स्वाला के ट्रीटमेंट के नाम पर लाखों रुपए जरूर एनएच ने खपा दिए हैं, फिर भी स्वाला में बीते 4 दिनों से पहिए पूरी तरह जाम है। मोड़ा क्वारा वाला था, नीचे वाला काम हमारा चल गया है, उसमें कंप्लीट रोड लगभग एक ब्लॉक और बनना है। ऊपर वाली रोड का भी जो हमारा स्लोप प्रोटेक्शन का काम उसमें भी तेज़ गति से काम चल रहा है। स्वाला के अंदर भी हमने COS दे करके भारत सरकार के माध्यम से पैसा दिया है, बहुत जल्दी उस पर भी हम काम कर ही रहे हैं। टनकपुर, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे की मदद से ही बॉर्डर इलाकों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन दोनों हाईवे का बरसात में पूरी तरह दम निकला हुआ है। ऐसे में एनएच ने इन हाईवे का ट्रीटमेंट नहीं किया है तो सालों तक इन चारों जिलों की राह आसान नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। राज्य में मनमाने तरीके से स्कूलों की फीस बढ़ाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार समेत सचिव और महानिदेशक शिक्षा को नोटिस जारी किया, जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने सभी स्कूल संघों को भी याचिका में पार्टी बनाया है और कहा है कि वो अपना पक्ष कोर्ट में रखें। याचिका में कहा गया है कि निजी स्कूल रजिस्ट्रेशन, ड्रेस, परिवहन, सुरक्षा समेत कई शुल्क लगा रहे हैं और मनमाने तरीके से फीस को बढ़ा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि जो भी पैसा स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से लिया जा रहा है वो संविधान और नियमों के खिलाफ है। इस पर रोक लगाई जाए ताकि राइट टू एजुकेशन का पालन हो सके। हरिद्वार में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। यहां पर एक बेकाबू कार ने ठेले पर सब्जी बेच रहे शख्स को इतने जोर से टक्कर मारी कि वो हवा में उछल गया। इतना ही नहीं, टक्कर मारने के बाद कार ड्राइवर ने रुकने की जहमत भी नहीं उठाई और कार को तेज दौड़ा दिया। हिट एंड रन की ये घटना तहसील के पास की है। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को ढूंढ निकाला। बेकाबू कार का ड्राइवर विवेक BHEL का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं घायल सब्जी विक्रेता का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। रुड़की में युवकों की मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि वॉलीबॉल मैच खेलने के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया था। ये वीडियो भगवानपुर इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता है कि वीडियो रुड़की का ही है। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर हरबरपुर के सोनिया बस्ती इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है, पर्दाफाश कर दिया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की, जहां से 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस बताएगी कि आरोपी राजकुमार, जो किराए पर मकान लेकर सेक्स रैकेट चलाता था, उसको लेकर और क्या बड़े खुलासे आने वाले वक्त में होंगे। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा पर बंद है। यहां पर पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया है। लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। अल्मोड़ा में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते कई रोड बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने की लगातार कोशिश जारी है। बागेश्वर के पुसारी गांव में आपदा से सब तबाह हो गया था। वहीं गांव के लोग शिविर में रह रहे हैं। रुड़की में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पर्यवेक्षक ने बैठक कर समस्याएं भी सुनी हैं।
महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर की रिपोर्ट से देहरादून का भी नाम शामिल है। इसको लेकर बुधवार को महिला कांग्रेस देहरादून में बीजेपी दफ्तर का घेराव करेगी। ऋषिकेश में एआईसीसी सचिव ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। ब्लॉक लेवल पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। रुड़की के नारसन ब्लॉक में पीआरडी के जवानों ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि उनकी ड्यूटी 30 से 40 किलोमीटर दूर लगाई जा रही है। उत्तराखंड में बिना टेंडर के खनन का रॉयल्टी कलेक्शन और खनन का नाम निजी कंपनी को देने पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूरा एक्शन प्लान मांगा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कोटद्वार के झंडीचौड़ और कलाल घाटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। खामियां पाए जाने पर नाराजगी जताई है। रुड़की आईआईटी का 25वां दीक्षांत समारोह 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शिरकत करेंगे। इस बार 2614 स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाएगी। भारत और चीन के संबंध कभी नर्म तो कभी तल्ख रहते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ समिट के लिए चीन जाने का फैसला कई मायनों में खास रहा। इस बीच चीन नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने डायरेक्टर एचआर एंड मार्केटिंग के पद पर तकरीबन 12 साल तक सेवाएं दे चुके उत्तराखंड के आलोक जोशी मानते हैं कि चीन और भारत दोनों सांस्कृतिक देश हैं। चीन में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2 किताबें लिखी, जिनमें एक किताब 12 स्वीट एंड सॉर ईयर्स इन चाइना ये है, और जबकि दूसरी किताब का नाम है फ्रॉम डम्पलिंग टू डंकी बर्गर। ये 2 किताबें उन्होंने लिखी है, जिसमें उन्होंने चीन के बारे में काफी कुछ लिखा है। उन्होंने चीन में अपने अनुभव को अच्छा बताया है। तो ये किताब ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि वहाँ के कल्चर या लोगों के बारे में है, उनकी लाइफ के बारे में है, रादर देन पॉलिटिक्स। पर क्योंकि मैं वहाँ रहा, उनके बीच में काम किया मैंने, और बड़े नए नए एक्सपीरियंस वहाँ पे हुए मुझे, और मैं तो यही कहूँगा मेरे लिए तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में सचिवालय में पर्वतमाला परियोजना के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण को लेकर राज्य सरकार और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ। इस परियोजना में NHLML की 51% और राज्य सरकार की 49% हिस्सेदारी होगी। कुल राजस्व का 90% हिस्सा राज्य में पर्यटन और परिवहन के विकास पर खर्च होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि केदारनाथ का रोपवे करीब 13 किलोमीटर का होगा, जिस पर 4100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं हेमकुंड रोपवे करीब 12.5 किलोमीटर का होगा, जिसमें 2700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम धामी के मुताबिक इन परियोजनाओं से पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी ने एक बार फिर से अपने विधायकों, दायित्वधारियों को हिदायत जारी की है कि जो भी बोलना है पार्टी फोरम पर बोले। इससे बाहर कुछ भी बोला तो अनुशासनहीनता इसे माना जाएगा। आखिर क्यों पड़ी बीजेपी को ये बोलने की जरूरत, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। पार्टी में किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अनुशासन से बाहर जाने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। और हमने अपने सभी विधायकों को, दायित्वधारियों को कहा है, कोई विषय है अगर वो संगठन से जुड़ा हुआ है तो मुझसे बात करें, सरकार से जुड़ा है मुख्यमंत्री बात करें, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार के विषय, जो विषय अनुसार के दायरे में आते हैं, उस विषय में पार्टी बहुत सख्त है। ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिन्होंने खुलकर कहा कि पार्टी अनुशासन से ऊपर नहीं है। यदि संगठन में दिक्कत है तो मुझसे बात करें, सरकार से परेशानी है तो मुख्यमंत्री से मिलें, लेकिन इससे बाहर बोला तो पार्टी सख्त एक्शन लेगी। दरअसल बीते दिनों बीजेपी के भीतर खींचतान सरेआम हो गई। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के बयानों ने पार्टी को असहज कर दिया, तो डीडी हाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल और दायित्वधारी हेमराज बिष्ट के आरोप प्रत्यारोप पर विपक्ष भी चटकारे लेने लगा। नतीजा ये हुआ कि महेंद्र भट्ट को तीनों नेताओं को तलब करना पड़ा। मंगलवार को विधायक अरविंद पांडे पार्टी ऑफिस पहुंचे।
जहां अध्यक्ष समेत महामंत्री संगठन से उनकी लंबी बातचीत हुई, लेकिन मीडिया में ऐसे दिखाया जैसे कोई रूटीन मीटिंग हो। सचिवालय में कुछ अपने विधानसभा से संबंधित काम थे, तो जब भी हम लोग देहरादून आना जाना कम होता है, लेकिन जब आते हैं तो ऑफिस में आना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। तो उसी के तहत आज अपने पार्टी में आया हूँ और सौभाग्य है कि पार्टी के प्रदेश के कोने कोने के कई कार्यकर्ता मिल गए, ये मेरा सौभाग्य है। और अच्छा हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष जी मिल गए, उनसे नमस्ते हो गई। हमारी संगठन महामंत्री जी अजय जी मिले, उनसे भी नमस्ते हो गई। ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। तस्वीर साफ है, समय रहते बीजेपी ने सियासी नफा नुकसान को भांप लिया और 2 टूक संदेश जारी किया गया कि पार्टी लाइन से बाहर गए तो नतीजे भी भुगतने होंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस में नए जिला अध्यक्ष चुनने के लिए संगठन सृजन अभियान शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन के 27 जिले हैं जहां पर नए जिला अध्यक्ष चुनने की कवायद शुरू हो चुकी है। सिर्फ उत्तरकाशी और चमोली जिले में आपदा को देखते हुए इस प्रोग्राम को टाला गया है। देहरादून में महानगर परवादून पचवादून के जिला अध्यक्षों को लेकर मीटिंग हो रही है, तो जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन भी हो रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने जिला अध्यक्ष चुनने के लिए सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। देहरादून महानगर के लिए आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार के प्रभारी मणिकम टैगोर को ऑब्जर्वर बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर मसूरी के शहीद स्मारक में पहुंचे और शहीद आंदोलनकारियों को नमन किया गया। साथ ही उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 सितंबर को खटीमा कांड, 2 सितंबर को मसूरी और 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा कांड हुआ। ये तीनों दिन हमारे राज्य के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने अमर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को कभी भुला नहीं सकते और शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 सितंबर 1994 को मसूरी में अलग राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जब तक राज्य आंदोलनकारियों की अपेक्षाओं की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर नहीं लेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेगी, आराम से नहीं बैठेगी। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों को, जिसके लिए अभी सुभाष बर्थवाल जी ने बताया कि राज्य की विधानसभा में विधेयक लाकर 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। हमने शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को जो शुरू में 3,000 रुपए की मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रारंभ की, साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपए और 4,500 रुपए प्रति माह पेंशन भी दी जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक नदी किनारे बने रिजॉर्ट होटलों पर रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने डीएम उत्तरकाशी को आदेश दिया है कि वो 4 हफ्तों में सभी होटल, रिजॉर्ट समेत दूसरे नदी किनारे अवैध निर्माण की जांच करें और जांच पूरी कर पूरी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करें। इसके साथ ही कोर्ट ने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को भी कोर्ट में मंगवाया है। वर्जन को सुनने के बाद कोर्ट ने डीएम उत्तरकाशी से एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है कि कितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस वहाँ पर बने हुए हैं और क्या वो एनजीटी के का जो पूर्ण निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसके जो परिधि है उससे के अंतर्गत आते हैं, तो फिर उस पर एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को